हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आई मैं आपको क्लास 10th के मैथ आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई एक हॉस्टल है जिसमें जो मंथली हॉस्टल चार्जेज हैं वो दो तरह के हैं। इस चार्ज का जो एक पार्ट है वो फिक्स है और रिमेनिंग इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट मेस में कितने दिन के लिए फूड लेता है। फिर आगे कहा गया है कि जब एक स्टूडेंट ए 25 डेज के लिए फूड लेता है तो उसे 4500 रुपीज़ पे करना होता है, जबकि एक स्टूडेंट बी जो कि 30 डेज के लिए फूड लेता है तो उसे 5200 रुपीज़ पे करना होता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है जो फिक्स्ड चार्जेज हैं पर मंथ और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे को। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्जेस of the hostel equals rupees X and the charges for food पर डे इक्वल्स रुपीज़ वाई। देखिए, हमने जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है उसे एक्स कंसिडर कर लिया है और जो चार्जेस पे करने होते हैं फूड पर डे टेकिंग के लिए उसे रुपीज़ वाई कंसिडर कर लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक स्टूडेंट ए है जो 25 डेज के लिए फूड लेता है तो उसे पे करना होता है ₹4500। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए कि इस 4500 के अंदर दो चार्जेस इंक्लूडेड हैं। एक जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का पर मंथ का, और दूसरा जो इस स्टूडेंट ने 25 डेज के लिए फूड लिया मेस में। तो देखिए, जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स रहेगा, उसे हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, और जो कॉस्ट है फूड पर डे का उसे हमने कंसिडर किया हुआ है वाई। तो 25 डेज के लिए अगर फूड लेता है तो इसका चार्ज कितना बन जाएगा 25 × वाई। सो लिख सकते हैं एक्स प्लस 25 × वाई इक्वल्स 4500। देखिए, इस 4500 के अंदर एक फिक्स चार्ज है जिसे हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, और एक चार्ज है फूड पर डे के लिए जिसे हमने वाई कंसिडर किया हुआ है। तो 1 डे के लिए इसका कितना चार्ज है रुपीज़ वाई। तो 25 डेज के लिए जो फूड पर डे का चार्ज है वो कितना हो जाएगा 25 वाई। एंड इस दोनों के सम को अगर हम मिला दें तो ये कितना हो रहा है 4500, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जो दूसरा स्टूडेंट बी है, अगर वो 30 दिन के लिए फूड लेता है और उसे देना पड़ता है ₹5200, तो हम ये कह सकते हैं कि इस 5200 के अंदर भी दो चार्जेस इंक्लूडेड हैं, एक फिक्स और दूसरा जो पर डे कॉस्ट है फूड लेने का मेस से। तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस 30y इक्वल्स 5200, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए, यहाँ भी जो फिक्स चार्ज है पर मंथ का वो तो फिक्स ही रहेगा जिसे हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, और 1 डे का जो कॉस्ट है वो है रुपीज़ वाई। तो 30 डेज का जो मेस से फूड लिया जाता है उसका चार्ज कितना हो जाएगा 30y, और इस दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो इस दोनों का जो सम है वो कितना आएगा 5200। अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर दें तो एक्स वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वाई वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म
बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 25y इक्वल्स 4500 एंड इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 30y इक्वल्स 5200। अब हम लोग इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे और देखिए ये x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। 25y माइनस 30y इक्वल्स हमें मिलेगा -5y इक्वल्स 4500 माइनस 5200 इक्वल्स हमें मिलेगा -700। अब देखिए यहाँ पे इक्वल्स के दोनों साइड में माइनस साइन है तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें y इक्वल्स मिल जाएगा 700/5 और अगर हम लोग इसे कैंसिल करते हैं तो हमें मिल जाएगा 140। तो देखिए हमें y का वैल्यू मिल चुका है 140। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 140 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 25 इंटू वाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 140 इक्वल्स कितना है 4500, या लिख सकते हैं x प्लस 25 इंटू 140 अगर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3500 इक्वल्स ये 4500, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 4500 माइनस ऑफ 3500 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 1000। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल चुका है 1000 एंड y का वैल्यू मिल चुका है 140। एंड देखिए हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो फिक्स चार्जेस को। सो लिख सकते हैं देयरफॉर फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस इक्वल्स कितना हो जाएगा 1000 एंड देखिए हमने चार्जेज फॉर फूड पर डे को क्या कंसिडर किया हुआ था y एंड हमने y इक्वल्स कितना फाइंड किया हुआ है 140। सो लिख सकते हैं चार्जेस फॉर फूड पर डे इक्वल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं रुपीज़ लगाना भूल गया, इक्वल्स ₹140। तो ये हमारा हो गया आंसर एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक आदमी है जो एक अमाउंट को इन्वेस्ट करता है 10% पर एनम एंड दूसरे अमाउंट को इन्वेस्ट करता है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। इसलिए उसे इन दोनों अमाउंट्स पे जो मिलने वाला एनुअल इंटरेस्ट है वो 1350 रुपीज़ है। फिर आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर उसने इन दोनों इन्वेस्टेड अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया होता, कहने का मतलब ये है कि जिस अमाउंट को उसने 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किया था उसे 8% पर एनम पे इन्वेस्ट किया होता, और जिस अमाउंट को उसने 8% पर एनम पे इन्वेस्ट किया था उसे 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किया होता, तो इस बार उसे जो मिलने वाला इंटरेस्ट था वो पहले से 45 रुपीज़ कम होता। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस आदमी के द्वारा इन दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए जाने वाला अमाउंट क्या था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द अमाउंट invested at 10% per annum equals rupees x and
the amount invested at 8% per annum equals rupees y. Now, according to क्वेश्चन, देखिए हमने 7-8 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, जो कि था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हम लोग इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टेड अमाउंट है, अगर इसके लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें तो क्या होगा, x इंटू 10 इंटू 1/100 प्लस अगर हम लोग सेकेंड इन्वेस्टेड अमाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें तो क्या होगा, y इंटू 8 इंटू 1/100 एंड इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है वो कितना है हमारा 1350। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टेड अमाउंट है इसके लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ x इंटू 10 इंटू 1/100। तो यहाँ पे x क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है यानी कि p इंटू 10 हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 हमारा क्या है तो टाइम। यहाँ पे देखिए पर एनम लिखा हुआ है, दैट मीन्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा सेकेंड इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके लिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है y इंटू 8 इंटू 1/100, जहाँ पे y क्या है तो इन्वेस्टेड अमाउंट दैट मीन्स प्रिंसिपल p इंटू 8 हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 हमारा क्या है तो टाइम यानी कि 1 ईयर। यहाँ पे टाइम है, पर एनम कहने का मतलब है 1 ईयर। और इन दोनों का जो सम है यानी कि इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है वो कितना है 1350। अब चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं 10x/100 प्लस 8y/100 इक्वल्स 1350। अब हम लोग एलसीएम लेके इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10x प्लस 8y/100 इक्वल्स 1350। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10x प्लस 8y इक्वल्स 1350। और अगर इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें और 2 जीरो इंक्लूड हो जाएगा और इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर उसने इन दो इन्वेस्टेड अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया होता तो इस बार जो उसे मिलने वाला इंटरेस्ट था वो पहले से 45 रुपीज़ कम होता। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि इस बार जो 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किए जाने वाला अमाउंट है वो x नहीं होगा, इस बार क्या होगा y। और 8% पर एनम पे इन्वेस्ट किए जाने वाला अमाउंट क्या होगा x। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन ही interchanged the amount, सो लिख सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम इक्वल्स क्या हो जाएगा रुपीज़ y एंड अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम इक्वल्स क्या हो जाएगा रुपीज़ x। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंडीशन जो लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टेड अमाउंट है इंटरचेंज होने के बाद यानी कि 10% पर एनम वाला, इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा y इंटू 10 इंटू 1/100
प्लस जो हमारा सेकंड इन्वेस्टेड अमाउंट है यहाँ पे, यानी कि 8% पर एनम वाला, इसके लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, x इंटू 8/100। एंड इस बार जो इंटरेस्ट मिला था वो क्या था, पहले वाले इंटरेस्ट से 45 रुपीज़ कम मिला था। सो लिख सकते हैं 1350 माइनस ऑफ 45। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं तो लिख सकते हैं 10y/100 प्लस 8x/100 इक्वल्स 1305। अब यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेके इन टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10y प्लस 8x/100 इक्वल्स 1305। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10y प्लस 8x इक्वल्स 1305, और 100 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें और 2 जीरो इंक्लूड हो जाएगा। और इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग x वाले टर्म को लिख लेंगे, तो लिख सकते हैं 8x प्लस 10y इक्वल्स 130500, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकंड में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी 40x और यहाँ भी 40x हो जाएगा। और फिर हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्सट्रैक्ट कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से आसानी से हम लोग y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप लोग पूछिएगा मुझे कि सर हम लोग इक्वेशन 1 में 4 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में 5 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 या 2 के कॉफिशिएंट में तो 4 या 5 है ही नहीं। कहने का मतलब है कि x या y के कॉफिशिएंट में 4 या 5 है ही नहीं, तो हम लोग इस नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन को, वो इक्वेशन के कॉफिशिएंट में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस इक्वेशन के दोनों साइड में, इक्वल्स के दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लोग चाहें तो यहाँ से फिर 4 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, और ये 4 फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो है वो एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे इक्वल्स के दोनों साइड से हम लोग 5 को कॉमन कर सकते हैं और फिर ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद फिर से ये इक्वेशन एज इट इज रह जाएगा और इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नंबर को हम लोग पिक कर रहे हैं इक्वेशन के टर्म्स को इक्वल करने के लिए, वो नंबर इन इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स में, एक्स या वाई के कॉफिशिएंट में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो नाउ on multiplying equation 1 by 4 and 2 by 5 and subtracting we get, देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 10x प्लस 8y इक्वल्स 1,35,000। अगर हम लोग इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40x प्लस 32y इक्वल्स, अगर 1,35,000 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5,40,000। और अगर हम लोग इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 40x प्लस 50y इक्वल्स, अगर हम लोग 1,30,500 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 6,52,500। अब हम लोग इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है 40x एंड यहाँ पे है -40x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 32y माइनस 50y इक्वल्स हमें मिलेगा -18y, एंड
5,40,000 में अगर हम लोग माइनस करेंगे 6,52,500 तो हमें मिलेगा -1,12,500, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 1,125,000/18, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वल्स के दोनों साइड में नेगेटिव साइन थे तो ये साइन कैंसिल हो गए। अब देखिए अगर आप 1,12,500 को 18 से कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 6,250। सो लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल्स कितना हो जाएगा 6,250। अब हम लोग y की इस वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 6,250 इन 2 वी गेट, देखिए मैंने y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में नहीं पुट करके इक्वेशन 2 में पुट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो y वाला टर्म है ना इसमें 10 है तो मल्टीप्लाई करने में हमें कन्वीनियंस होगा, तो थोड़ा स्मार्ट बनिएगा ऐसे जब कैलकुलेशन करना हो, ठीक है। सो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है 8x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8x प्लस 10 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 6,250 इक्वल्स कितना है 1,30,500, या लिख सकते हैं 8x प्लस 6,250 एंड 10 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें और एक जीरो इंक्लूड हो जाएगा इक्वल्स 1,30,500, या लिख सकते हैं 8x इक्वल्स 1,30,500 माइनस 6,250। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 8x इक्वल्स 68,000, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 68,000/8, और अगर आप 68,000 को 8 से कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 8,500। तो देखिए हमें x इक्वल्स मिल चुका है 8,500 एंड y इक्वल्स मिल चुका है 6,250। सो देखिए हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो हमने x कंसिडर किया हुआ था जो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ था 10% पर एनम पे, ठीक है। सो लिख सकते हैं देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम इक्वल्स 8,500, यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए। एंड देखिए हमने y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो जिस अमाउंट को हमने इन्वेस्ट किया था 8% पर एनम पे उसे हमने y कंसिडर किया था। सो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम इक्वल्स ₹6,250। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो रेशियो है ए और बी के मंथली इनकम्स का वो 5:4 है, और इनके मंथली एक्सपेंडिचर्स का जो रेशियो है वो 7:5 है। और फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर इनमें से प्रत्येक 9,000 पर मंथ सेव करता है तो हमें इनके मंथली इनकम्स को फाइंड करना है कि इनका मंथली इनकम्स कितना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन है रेशियो ऑफ द monthly income of A and B equals 5:4. So now let monthly income of
ए इक्वल्स रुपीज़ 5x and monthly income of B equals rupees 4x. नाउ देखिए इनके मंथली एक्सपेंडिचर्स का भी रेशियो गिवन है, तो लिख लेते हैं. नाउ रेशियो ऑफ देयर मंथली expenditures equals 7:5. So now let monthly expenditure of A equals 7y. देखिए हमने मंथली इनकम का जो मंथली इनकम को कंसिडर किया हुआ था एक्स के टर्म में, इसलिए हमने मंथली एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर कर लिया हुआ है वाई के टर्म में. एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल्स 5y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स होता है सेविंग. और देखिए हमें यहाँ पे सेविंग गिवन है 9,000 दोनों के लिए, ए और बी के लिए. तो हम लोग इनके जो सेविंग्स हैं इसको इनके इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स होता है सेविंग. ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ए के लिए लिख रहे हैं, ए की सेविंग के लिए. तो देखिए ए का जो इनकम है वो कितना है 5x माइनस ए का एक्सपेंडिचर कितना है 7y, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स क्या होता है सेविंग. और सेविंग हमें गिवन है 9,000, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम लोग बी के लिए लिखेंगे. तो देखिए जो बी का इनकम है वो कितना है 4x, और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 5y, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स क्या होता है सेविंग, और बी का सेविंग कितना है तो 9,000. अब देखिए, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 20x और यहाँ भी 20x, और फिर अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग equation 1 by 4 and 2 by 5 and subtracting we get. तो देखिए इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 20x माइनस 28y इक्वल्स 36,000, एंड इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 20x माइनस 25y इक्वल्स 45,000. अब हम लोग इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे. एंड देखिए यहाँ पे 20x एंड यहाँ पे माइनस 20x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे माइनस 28y और यहाँ पे प्लस 25y इक्वल्स में कितना मिल जाएगा माइनस 3y इक्वल्स 36,000 माइनस 45,000 इक्वल्स में कितना मिलेगा
माइनस 9,000, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 9,000 अपॉन 3 इक्वल्स में मिल जाएगा 3,000। अब देखिए हमें y का वैल्यू मिल गया 3,000। अब हम लोग y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 3,000 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 7 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया है यानी कि 3,000 इक्वल्स 9,000, या लिख सकते हैं 5x माइनस 21,000 इक्वल्स 9,000, या लिख सकते हैं 5x इक्वल्स 9,000 प्लस 21,000, या लिख सकते हैं 5x इक्वल्स 30,000, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 30,000 अपॉन 5, और अगर हम लोग 30,000 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 6,000। तो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 6,000 एंड y इक्वल्स मिल गया 3,000, ठीक है। एंड देखिए हमने जो मंथली इनकम था ए का उसे क्या कंसिडर किया हुआ था, 5x। सो लिख सकते हैं मंथली इनकम ऑफ ए इक्वल्स कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 6,000 इक्वल्स में मिल जाएगा 30,000, यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए, एंड मंथली इनकम ऑफ बी इक्वल्स कितना है हमारा 4x इक्वल्स कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 6,000 इक्वल्स कितना मिल जाएगा ₹24,000, ठीक है। सो देखिए ये हमें आंसर मिल चुका है और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक आदमी है जो एक साथ चेयर और टेबल को 1520 रुपये में बेच देता है, जिससे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता है चेयर पे और 10% का प्रॉफिट होता है टेबल पे। फिर आगे हमें कहा गया है कि इन्हें एक साथ, कहने का मतलब ये है कि चेयर और टेबल को एक साथ 1535 रुपये में बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट होगा चेयर पे और 25% का प्रॉफिट होगा टेबल पे। तो हमें टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है उसे फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर equals rupees x and the cost price of a table equals rupees y। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब वह आदमी चेयर और टेबल को एक साथ 1520 रुपये में बेच देता है तो इस केस में उसे 25% का प्रॉफिट होता है चेयर पे और 10% का प्रॉफिट होता है टेबल पे। सो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ केस 1, प्रॉफिट ऑन चेयर इक्वल्स कितना है 25%, प्रॉफिट ऑन टेबल इक्वल्स कितना है 10%, एंड दोनों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है ये कितना है, तो लिख देता हूँ टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स
1520, यहाँ पे आप रुपीज़ लगा दीजिए। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस इक्वल्स होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लॉस हो रहा होता तो फिर फॉर्मूला हो जाता सेलिंग प्राइस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ना कि प्रॉफिट, ठीक है। सो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा चेयर का वो क्या हो जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इक्वल्स कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्स प्लस, देखिए प्रॉफिट तो पता नहीं है, प्रॉफिट परसेंट पता है। तो देखिए अगर यहाँ पे चेयर का कॉस्ट प्राइस एक्स ना होकर मान लीजिए कि 100 होता या 1000 होता, तो हम लोग आसानी से इसके प्रॉफिट को फाइंड कर सकते थे, 25% ऑफ दैट अमाउंट फाइंड कर लेते तो प्रॉफिट पता चल जाता। बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 25% ऑफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इक्वल्स क्या हो जाएगा वाई प्लस 10% ऑफ वाई, क्योंकि वाई क्या है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 10% ऑफ वाई इक्वल्स 1520, क्योंकि देखिए इन दोनों के सेलिंग प्राइस का जो सम है वो हमें गिवन है, जो कि है 1520, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस 25% को क्या लिख सकते हैं 25/100 इंटू ये x प्लस y प्लस 10% को क्या लिख सकते हैं 10/100 इंटू ये y इक्वल्स 1520। अब एलसीएम लेके इन टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100x प्लस 25x अपॉन 100 प्लस 100y प्लस 10y अपॉन 100 इक्वल्स 1520। अब यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेके इन टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 125x बाय प्लस यहाँ पे कर दीजिए 110y बाय 100 इक्वल्स 1520। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 125x प्लस 110y इक्वल्स 1520। और अगर हम लोग इसमें से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और 2 जीरो इंक्लूड हो जाएगा, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम लोग चलेंगे केस 2 पे। तो देखिए हमारा केस 2 में यानी कि कंडीशन 2 में क्या दिया हुआ था कि जब वह चेयर और टेबल को 1535 रुपीज़ में सेल करेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा चेयर पे और 25% का प्रॉफिट होगा टेबल पे। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन चेयर इक्वल्स कितना है 10%, प्रॉफिट ऑन टेबल इक्वल्स कितना है 25%, एंड टोटल सेलिंग प्राइस इस बार कितना है, तो देखिए 1535, तो लिख देते हैं रुपीज़ 1535। अब देखिए फर्स्ट केस में मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इक्वल्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, और सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इक्वल्स कितना हो जाएगा वाई प्लस 25% ऑफ वाई, ठीक है। सो लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स प्लस y+25% ऑफ y इक्वल्स
इन दोनों का यानी कि इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो सम है वो कितना है 1535। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं x प्लस 10% इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग 10/100 इंटू ये x प्लस y प्लस 25% को क्या लिख सकते हैं 25/100 इंटू ये y इक्वल्स 1535। अब एलसीएम लेके इन टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 100x प्लस 10x/100 प्लस 100y प्लस 25y/100 इक्वल्स 1535। फिर से एलसीएम लेके इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 110x प्लस 125y अपॉन 100 इक्वल्स 1535। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 110x प्लस 125y इक्वल्स 153500। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, अगर आप ध्यान से इक्वेशन 1 एंड 2 को देखेंगे तो इक्वेशन 1 में जो x का कॉफिशिएंट है इक्वेशन 2 में वो y का कॉफिशिएंट है, और इक्वेशन 1 में जो y का कॉफिशिएंट है इक्वेशन 2 में वो x का कॉफिशिएंट है। तो इक्वेशन जब इस फॉर्म में हो तो हम लोग इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, और काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है 125x प्लस 110y इक्वल्स 152,000। और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा 110x प्लस 125y इक्वल्स 153,500। अब इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 125x प्लस 110x इक्वल्स 235x प्लस 110y प्लस 125y इक्वल्स हमें मिल जाएगा 235y इक्वल्स 1,52,000 प्लस 1,53,500 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 3,05,500। अब देखिए 235x प्लस 235y में 235 कॉमन है तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स ये 30,550, या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 30,550 अपॉन 235। और अगर आप लोग 3,05,500 को 235 से कैंसिल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1,300, या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 1,300। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है 125x प्लस 110y इक्वल्स 152,000 एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है 110x प्लस 125y
इक्वल्स 153,500। अब देखिए हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे और अब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 125x माइनस 110x इक्वल्स हमें क्या मिलेगा 15x। 110y माइनस 125y इक्वल्स हमें क्या मिलेगा -15y इक्वल्स देखिए 1,52,000 माइनस 1,53,500 इक्वल्स हमें मिलेगा -1500। अब देखिए 15x एंड -15y में 15 कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल से -1500, या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स -1500 अपॉन 15 इक्वल्स में मिल जाएगा -100। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई इक्वल्स -100 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 3 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स 1300 एंड इक्वेशन 4 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स -100। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो x प्लस एक्स इक्वल्स 2x, यहाँ पे प्लस वाई एंड यहाँ पे माइनस वाई, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इक्वल्स 1300 माइनस 100 इक्वल्स हमें मिलेगा 1200, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 600। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया 600 एंड अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3 या 4 कहीं भी, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 600 इन 3 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 3 क्या है x, तो x के प्लेस पे इसका वैल्यू 600 प्लस y इक्वल्स 1300, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 1300 माइनस ऑफ 600 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 700। सो देखिए हमें y इक्वल्स मिल गया 700 एंड x इक्वल्स मिल गया 600 एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। सो देखिए स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 600 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल को हमने क्या कंसिडर किया हुआ था y, एंड y का वैल्यू हमें कितना मिला 700। सो यहाँ पे लिख देते हैं 700, यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए, मैं यहाँ पे भूल गया, और यहाँ भी रुपीज़ लगा दीजिए। सो ये हमारा हो गया आंसर और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 30।